शाफ्ट सिंकहोल डाइविंग ट्रेजेडी। 28 मई 1973 को शाफ्ट सिंकहोल ट्रेजेडी ऑस्ट्रेलिया के माउंट गैम्बियर में 9 गोताखोर सिंकहोल पर एकत्र हुए। यह जमीन पर एक छोटे से छेद से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन यह एक विशाल पानी के नीचे गुफा में खुलता था, जो एक फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई जितनी थी, जिसमें धूप की एक किरण एक 120 फीट नीचे चट्टानों के ढेर में प्रवेश कर रही थी। क्रिस्टीन मिलेट 19 साल की थीं और लगभग 15 वर्षों से गोताखोरी कर रही थीं, क्योंकि उनके पिता के अनुसार उनके भाई स्टीवन, चचेरे भाई जॉन बोकरमैन और दोस्त डाइव मास्टर गॉर्डन रॉबर्ट्स भी इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य पश्चिमी सुरंग से नीचे मुख्य कमरे से आगे निकलना और 250 फीट की गहराई का रिकॉर्ड हासिल करना था। गोताखोरी बिना किसी समस्या के आगे बढ़ी। टीम चट्टानों के ढेर से नीचे उतर गई, जहां बड़े गुफा का प्रवेश द्वार इस अजीब सुरंग में खुलता था। क्रिस्टीन और टीम सुरंग में घुस गए। 4 गोताखोरों ने बहुत सी जमा हुई मिट्टी को हिला दिया, जिससे रेत की भारी धूल उड़ गई। संकेत और दृष्टि केवल उनकी बाहों की दूरी तक सीमित थी। वे अपना रास्ता भटक गए। शुरू से ही हवा की आपूर्ति कम थी, क्योंकि वे पानी के नीचे थे और तेजी से कम हो गई। क्रिस्टीन और गॉर्डन ने सुरंग की छत पर जल्दी से कुछ खोजने की कोशिश की। अपनी टॉर्च को पानी में चमकाया और वहां एक छोटी सी दरार भी नहीं थी। जॉन शायद पानी के नाइट्रोजन से बीमार होकर अंधेरे छोर में तैर गया। नेता स्टीवन ने अपना लड़का पैक उड़ा दिया और उठने की कोशिश करते हुए एक चट्टान पर फंस गया। एक एक करके उन्होंने अपनी हवा खत्म कर दी। उनमें से कोई भी ऊपर की धूप का अनुभव करने के लिए जीवित नहीं रहेगा। अन्य गोताखोर धीरे धीरे हर कदम पर और अधिक डरे हुए ऊपर उठे, यह महसूस करते हुए कि उनमें से 4 वहां नहीं हैं। शाफ्ट से 4 शवों को निकालने में 11 महीने लग गए। एजेंट ऑलवेड ट्रेजेडी तीसरे नियम का एक उद्देश्य है। 15 जून 1974 को रोजर सलारी और मार्टिन फॉर वेल्स में एगेनला गुफा परिसर में खोज करने गए। दोनों भारी उपकरणों के साथ 1 मील के संकीर्ण मार्ग से नीचे उतरे। वे एक नए अज्ञात चौथे खंड में प्रवेश की तलाश में थे। यात्रा थका देने वाली थी। उन्होंने अपने उपकरणों को बोल्डर चौक से धकेला, तंग रास्तों से निचोड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 3 पानी के नीचे सुरंगों से गोता लगाया। प्रत्येक व्यक्ति 3 हवा के टैंक लेकर गया, यह जानते हुए कि उन्हें आगे जो है उसके लिए हर सांस की जरूरत होगी। चौथे कुंड पर एक अजीब आशंका थी। गुफा छोटी लग रही थी और हवा में एक भारी प्रत्याशा थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। रोजर ने 400 फीट रस्सी खोली और फिर 100 और फीट गहराई में गोता लगाया। भले ही उसकी 1/3 से अधिक हवा का उपयोग हो चुका था, गुफा गोताखोरी के प्राथमिक नियम का उल्लंघन करते हुए। मार्टिन 500 फीट के बाद एक बजरी अवरोध से टकरा गया। वह उसके ऊपर रेंग गया, यह उम्मीद करते हुए कि हवा होगी, लेकिन ऊपर चट्टान के अलावा कुछ नहीं था। मार्टिन ने तुरंत संकेत दिया कि उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। रोजर ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वे वापस नहीं जा पाएंगे, और चिंता से उसका चेहरा भर गया। मार्टिन कुंड के प्रवेश द्वार के पास रोजर का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बीत गए, फिर 20, 1 घंटा बीत गया, और जब मार्टिन ने गाइडलाइन खींची तो उसने देखा कि यह 430 फीट के निशान पर साफ साफ कटा हुआ है। रोजर गायब हो गया था। कुछ बहुत गलत हो गया। जब रोजर ने अपनी हवा बदली तो हवा के लिए अपनी हताश लड़ाई में रोजर ने लाइन काट दी। संभवतः फिसलन भरे रास्ते पर भटकाव हो गया, और कोई नेता नहीं होने और कम हवा बची होने के कारण रोजर अपना रास्ता भटक गया। 12 वर्षों तक रोजर का भाग्य अज्ञात रहा। 1986 में गोताखोर इयान रोलैंड और जूलियन वॉकर को उसके अवशेष चौथे कुंड में 720 फीट नीचे मिले। स्थान बहुत गहरा और खतरनाक था, और इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। रोजर सलारी आज भी गुफा के रहस्य के साथ वहां मौजूद है। एक गुप्त हवाई क्षेत्र जिसे अगेंस्ट ओनल ऑन्स कहा जाता है, उनकी अवशेषों की खोज के 1 साल बाद खोजा गया। स्टर्क फाउंटेन गुफा ट्रेजेडी। स्टर्क फाउंटेन गुफाओं में 29 सितंबर 1984 को दक्षिण अफ्रीका में 3 गुफा गोताखोर उतरे। नुनो गोमेज, मैल्कम कीपिंग और पीटर वेरहिल। उन्होंने एक सीधी 20 मिनट की गोताखोरी की योजना बनाई, ताकि पानी के नीचे की सुरंग के साथ एक गाइडलाइन गिराई जा सके। वे दूर के छोर पर एक छोटे से हवा के बुलबुले तक पहुंचे, एक तंग कमरा जो केवल 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था, जहां उन्होंने अंतिम बार एक समूह के रूप में बात की थी। वापसी यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ी जब तक कि पीटर गायब नहीं हो गया। उसने 2 बार अज्ञात साइड गलियारों को नीचे देखा, और दोनों बार नुनो ने उसे पीछे खींचा। तीसरी बार वह हमेशा के लिए चला गया। नुनो और मैल्कम ने 4 थका देने वाले घंटों तक धुंधले पानी में घूरते रहे। रात होने पर पुलिस के गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी, यह मानते हुए कि अब वे एक शव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पीटर मरा नहीं था।
वह एक हवाई बुलबुले में छिपा हुआ फंसा हुआ था और बचाव के लिए पूरी तरह से अंधेरे में इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आया। सप्ताह दिन बन गए। पीटर पूरी तरह से अंधेरे में बैठा रहा, अपनी जल्द ही खत्म होने वाली टॉर्च की बैटरी बचा रहा था और उन आवाजों को सुन रहा था जो कभी नहीं आई। उसके पास गुफा से पीने के लिए पानी था और सांस लेने के लिए हवा थी, लेकिन और कुछ नहीं। उसकी दुनिया उतनी ही सीमित थी जितनी उसकी छोटी सी हवा की कोठरी, क्योंकि भूखमरी उस पर हावी होने लगी थी। वह 120 फीट एक साइड मार्ग में गया, यह देखने की उम्मीद में कि कोई रास्ता है, लेकिन उसे केवल चट्टान मिली। अधिकारियों ने हफ्तों तक गुफाओं को बंद रखा और अनुभवी गुफा गोताखोरों को खोज में मदद करने की अनुमति नहीं दी। वे एक शव की तलाश कर रहे थे, जबकि पीटर अभी भी अंधेरे में फंसा हुआ जीवित था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई। उसने 44 पाउंड वजन कम कर लिया, क्योंकि उसके शरीर ने अपने ईंधन को जला दिया। उसने चट्टानों पर अपने टैंक को मारा और पानी में अपनी रोशनी चमकाई, जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो गई। लेकिन किसी को उसके संकेत नहीं मिले। 6 सप्ताह बाद पुलिस ने गुफा के सूखे हिस्सों को फिर से खोल दिया। कुछ ही घंटों में गुफा खोजकर्ताओं को एक मृत छोर तक के पैरों के निशान मिले। फिर रोजर एलिस ने खोज की। पीटर का दुबला शरीर पानी के एक पूल के पास था। उसका एयर टैंक बचाव के लिए संकेत देने की कोशिश से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बगल में एक अंतिम संदेश था, आई लव यू चेरिल एंड माँ। ऑटोप्सी से पता चला कि पीटर बिना शोर या रोशनी के 3 सप्ताह से अधिक समय तक जीवित रहा, इससे पहले कि भूख से अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अगर सूखी गुफाएं बंद न की गई होती तो वे उसे एक दिन में जीवित पा लेते।